बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। बिल्कुल मैम। ऑटिज्म के केसेस इतने बढ़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब आप मोबाइल, टेलीविजन या गेमिंग चीजें यूज करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिविटी बहुत देखी जाती है। तो क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है? लव है वो बच्चों को बहुत जरूरी होते हैं, बच्चों को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो ब्रेन के उस पार्ट पे एक्ट करती हैं जाकर। जो माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि होम्योपैथ से इलाज करा लेते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक मन में ये होता है बहुत स्लो है और ये बीमारी को शुरू में तो बढ़ा देता है। सही समय पर सही दवा का चयन, सही पोटेंसी का चयन अगर होता है, ऐसे में बहुत अच्छा होम्योपैथी काम करती है। कहीं मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये था कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद ऑटिज्म के केसेस बढ़े। यस मैम, ऑटिज्म के केसेस कोविड के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। कोविड के टाइम एक और चीजें हमने नोटिस की थी कि एक दवाई बहुत प्रचलित हुई थी, हर कोई लेता हुआ मतलब सुनाई देता था। सो ऐसा हम अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले सकते हैं? आपको दवा के साथ साथ उसकी पोटेंसी का चयन और कितनी बार उसको लेना है, रिपीटिशन करना, ये डॉक्टर के बिना परामर्श के आप ना लें, क्योंकि बिना अगर परामर्श के आप लेते हैं ऐसी दवाइयाँ तो कहीं ना कहीं जब उस दवा की जरूरत होती है आपके शरीर में तो वो दवा आप काम नहीं करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है। होम्योपैथी। होम्योपैथी बेसिकली है क्या? क्या इस पर लोग पूरी तरह से भरोसा कर पाते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये होक्स है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सटीक इलाज करता है। लेकिन क्या ये जटिल बीमारियों के मामले में पूरी तरह से कारगर साबित हो पाता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रिंस कुमार आजाद। डॉक्टर प्रिंस जो है, उन्हें महारत हासिल है पीडियाट्रिक के मामले में, ऑटिज्म के मामले में, और होम्योपैथी बेसिकली हमारी जिंदगी को कितना आसान बना सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे होंगे। डॉक्टर प्रिंस, आपका स्वागत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, होम्योपैथी बेसिकली है क्या, लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है? मैम, बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है जिसमें साइंस के साथ साथ अध्यात्म का भी मतलब मिश्रण है। या बोलेंगे जिस तरीके से कि एक मोती होती है, जब मोती को छोटे छोटे दाने पिरो के अच्छे अच्छे चीजें पूरे की एक माला तैयार की जाती है, तो होम्योपैथी भी एक समझिए कि समुद्र से निकली हुई मोतियों के समूह है, जिसमें हम लोग मीठी गोलियों वाली मोती उसको भी कह सकते हैं। परंतु बताना चाहूंगा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है ये बहुत सेफ है और आज की डेट में सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ही जो क्रोनिक डिसऑर्डर है उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे WHO ने या बहुत सारे साइंटिफिक पेपरों ने ये बताया है कि बहुत सारी जो आज की समय में जो बीमारियां हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो या कोई भी, जो ज़्यादातर जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक मतलब होती है कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं शारीरिक फॉर्म में निकल के आती है, चाहे वो घर के तनाव हो, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, या कहीं ना कहीं किसी की जो तमन्नाएं होती हैं, जो मतलब डिज़ायर्स होती है, जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है, चाहे वो कैरियर को लेके, चाहे वो फैमिली प्रेशर को लेके, तो वही कहीं ना कहीं जब जिंदगी में मधुरता कम होती है तो शरीर के अंदर वो डायबिटीज के फॉर्म में मधुरता बढ़ा देती है। जब बहुत ज़्यादा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो सारी चीज़ें इंसान में हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के फॉर्म में निकल के आती हैं। कई बार बहुत सारा जब लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है या बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें आती हैं या बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे थॉट्स दिमाग में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी साइकोसोमेटिक चीज़ें एक कैंसर के फॉर्म में निकलती हैं। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर में देखा गया है कि ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं वो आपके शरीर में सिम्टम के फॉर्म में निकल के आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कई बार आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई, कुछ निकल ही नहीं रहा है। और वो पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बार बार डॉक्टर चेंज कर रहे होते हैं, बार बार अलग अलग लैब पे जाके टेस्ट करा रहे होते हैं, बट एक्चुअल में समझना चाहिए होता है ऐसे केसेस में कि उनकी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब कि ब्रेन में वो जब बार बार चीज़ें सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, मुझे कहीं सिर में दर्द हो रहा है, इस पार्ट में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, तो जब वो चीज़ें दिमाग में सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर
शरीर में सिम्टम की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। और सबसे बताना चाहूँगा, सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैम होम्योपैथी की है कि जब हम लोग होम्योपैथी में किसी भी पेशेंट्स को जब देखते हैं तो कभी भी सिम्टम्स के बेसिस में नहीं देखते हैं। आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो यही रीज़न है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके मानसिक, शारीरिक लक्षणों को देखते हुए सारी चीज़ को समझते हैं कि किस वातावरण में रह रहे हैं, पीछे लाइफ में उनकी क्या हुआ है, अभी करंट में क्या हो रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ जो शैली कैसी है। इसके आधार पर हम लोग जब सारी चीज़ों को कंसीडर करके दवाइयों का जब चयन करते हैं, जिसको होम्योपैथी को इंडिविजुअलाइजेशन जिस पे बेस्ड है, और दवाइयाँ देते हैं, तो इंसान की हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सॉल्व होती हैं। चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो शरीर में कोई भी डिअरेंजमेंट हो, होम्योपैथी के मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाती हैं। बस यही होना चाहिए कि सही नॉलेज होना चाहिए। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, खुद से दवा ना लें। तो ऐसे में जो भ्रांतियाँ हैं कि होम्योपैथी बहुत देर से काम करती है, ऐसी ये भ्रांति है। अगर आप सही दवा का चयन सही मात्रा में, सही पोटेंसी में सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ही हम अच्छे इस रिजल्ट पर दिखते भी हैं। आएंगे डॉक्टर प्रिंस कि भ्रांति है या क्या है, लेकिन जो एक आपने पहला वाक्य कहा था कि अध्यात्म से जुड़ा है, वो कैसे? देखिए, कहीं न कहीं जैसे कि आपने जैसे पूरा यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। देखा जाए तो जितने भी महापुरुष रहे हैं या जो भी हमारी ग्रंथ हैं, कहीं न कहीं उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज़िक्र किया गया है। तो होम्योपैथी भी इसी तरीके के बहुत सारे जो इनके सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांत पे बेस्ड हैं, जिसमें सारी ऊर्जा जो हम पेशेंट्स की जो एनर्जीज़ को महसूस कर रहते हैं, वो आस-पास जिस एनवायरनमेंट में रह रहता है, उसकी एनर्जीज़ को महसूस करते हैं। उस सारी एनर्जीज़ को महसूस करने के बाद हम जब दवा का चयन करते हैं, तो वो दवा जब शरीर में जाती है तो वो पूरी तरीके से हीलिंग, जो एक नेचुरल तरीके से, एक जो स्पिरिचुअली हीलिंग बोलते हैं, या जिसे सोल कहा गया है कि सोल में जब चीज़ें डीअरेंजमेंट होती हैं, वो जब रिस्टोर होती हैं तो इंसान स्वस्थ होता है। तो होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से जो आपके सोल है, उसको सोल को हील करता है। तो यही होम्योपैथी की खूबसूरती है कि वो इंसान को हर तरीके से स्वस्थ कर देता है, और यही साइंस और यही अध्यात्म का एक समागम है जो होम्योपैथी में देखा जाता है। परंतु बस ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपको अच्छे रिजल्ट भी देखे जा सकते हैं। आपके पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिसमें आपने महसूस किया हो, क्योंकि जब दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उनके मन में भी तमाम सवाल होंगे और मैं एक माध्यम हूँ। जी। इस तरह के केसेस जिसमें आपने देखा हो कि हाँ, वातावरण का वास्तव में असर होता है लोगों के ऊपर और कोई गंभीर बीमारी का वो रूप ले लेती है, कोई ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए हैं? ज़रूर, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि एक छोटा-सा मेरा केस मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा कि एक महिला थी, वो मेरे पास आती थी। उसका बच्चा जो था वो हाइपर एक्टिव था और कहीं न कहीं स्पीच डिले भी बच्चे में था, और जो उसके मेंटल जो ग्रोथ होनी थी वो भी उतनी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब फर्स्ट टाइम वो महिला मेरे पास आई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्रेस होकर उसने नहीं शेयर किया। देन जब सेकंड टाइम वो जब आई महिला अपने बच्चे के साथ, उस टाइम उनके हस्बैंड नहीं थे। तो उस टाइम जब वो फीमेल मेरे पास आई तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें मुझे बयाँ की कि जिस टाइम बच्चा पेट में था, एक्चुअली जो होम्योपैथी होती है खास करके बच्चों के केस में, जो हम लोग केस टेकिंग करते हैं, वो मदर की 9 मंथ की जो इंट्रा-यूटाइन हिस्ट्री रहती है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जो मेडिसिन सिलेक्शन में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप शादी के बाद अपने घर में आई और आप प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका कैसा माहौल था? तो ऐसे केसेस में उन्होंने उस टाइम मुझे शेयर किया कि जब मैं अपने घर से इस फैमिली में आई, तो मुझे इस फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। कहीं न कहीं मुझे इनसिक्योरिटी रही, एक फ़ियर सा रहा। कहीं न कहीं मतलब मेरे हस्बैंड को भी मतलब जो मैं चाहती थी कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा होगा, एक हैप्पी एनवायरनमेंट होगा, लोग प्यार करेंगे, मतलब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, नए घर में जाऊँगी। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें जो जो वो मेरे पेशेंट थे उसमें सप्रेशन रहा। चाहे इमोशन हो, चाहे सपोर्ट हो, या और हर जगह उसको नेग्लेजेंस से दिखी। तो उसको एक फ़ियर था, जब वो प्रेगनेंसी भी थी तो उसको टाइम पे एक फ़ियर था, मतलब पूरे 9 मंथ उसको यही फ़ियर था कि कहीं मेरा बच्चा जब हो तो इसके साथ लोग प्यार ना करें इसको, मैं कैसे इसको बड़ा करूँगी, कि अच्छे एटमॉस्फेयर में रखूँगी, एक अच्छा वातावरण दे पाऊँगी, घर का मेरा ऑरा जो हो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो। तो ऐसे में वो जो फीमेल थी, जब बच्चा हुआ कहीं न कहीं, क्योंकि उसके अंदर एक फ़ियर था। जब फ़ियर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो उस टाइम फ़ियर हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसका इम्पैक्ट
बच्चे पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जब हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही बच्चे की जब प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे का जो फूड होता है, ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड के थ्रू ही मदर का बच्चे में जाती है, तो कहीं न कहीं उसके ग्रोथ पे, उसकी हिंड्रेंस, इसके ब्रेन के डेवलपमेंट में वो चीज़ पड़ी। और जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी अब आप सोशल मीडिया में ऐड देखते होंगे कि बहुत सारी आज की डेट में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको अच्छे-अच्छे एक थेरेपी दी जाती है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कि अच्छे संस्कार कैसे डेवलप हों। बच्चा बहुत सारी चीज़ें बाहर से सीखता है। तो ऐसे उस केस में मैंने देखा कि जब एक फ़ियर, एंग्जायटी, स्ट्रेस की वजह से कहीं न कहीं मदर जो थी, एक ट्रॉमा थी। एक मेंटल ट्रॉमा था उस मदर को, जिसकी वजह से बच्चे में एक मेंटल ट्रॉमा या बच्चे का वो पार्ट जो इमोशन या फ़ियर, जैसे ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो डेवलप नहीं कर वो डेवलप नहीं कर पाया। उसका एक रीज़न था, साइंटिफिक रीज़न ये था, क्योंकि एक उसके अंदर एक फ़ियर, जो मदर के अंदर फ़ियर था, वो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर भी वो फ़ियर ट्रांसफ़र हो रहा था किसी न किसी फ़ॉर्म में। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आपने या सारे दर्शकों को भी पता होगा कि थर्मोडायनेमिक लॉ होता है। थर्मोडायनेमिक लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और वही सारी एनर्जी है जो पूरी यूनिवर्स में, जो हम हंस रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो जो पूरा लॉ ऑफ यूनिवर्स है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऐसे केसेस में जब मैंने उस मदर की सारी चीज़ों को देखकर, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम पे जब मैंने मेडिसिन दी, तो उसके बाद धीरे-धीरे मदर का जो स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, वो भी अच्छा होता गया। मदर को जो लग रहा था एक कहीं न कहीं कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी धीरे-धीरे काउंसलिंग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू इम्प्रूव हुई। और बच्चे के अंदर भी जो ब्रेन में वो चीज़ें जो फंक्शनल नहीं थी, या कहीं ग्रोथ हार्मोन जो हिंड्रेंस हो रहा था, वो भी धीरे-धीरे होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर ठीक हुआ। और वो फैमिली आज की डेट में बहुत अच्छे हैं और बहुत आते भी हैं मेरे पास और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये छोटी-सी स्टोरी थी जो आपके माध्यम से मुझे दर्शकों को मैंने बताई। तो जैसा कि आपकी एक्सपर्टीज़ है पीडियाट्रिक मामले की या ऑटिस्टिक मामले की, ऑटिज़म से जुड़ा हुआ है, तो ऑटिज़म के केसेस हम डॉक्टर होम्योपैथिक से डील कर सकते हैं या नहीं, इस पर आऊँगी, लेकिन इतने बढ़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ऑटिज़म जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है और पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है और डे बाय डे इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे डाटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं और इसका जो बढ़ने का रीज़न ये है कि डिजिटलाइज़ेशन, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली, तीसरा फूड में एडल्ट्रेशन, चौथा कहीं न कहीं मेंटल ट्रॉमा, चाहे वो फैमिली में हो और चाहे वो कहीं न कहीं जॉब में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो घर का जो ऑरा है या जो घर में नेगेटिविटी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई बार ये भी मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि कई बार जब मदर जो होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सेल्फ मेडिकेशन ले लेती हैं, या कई बार जो मॉडर्नाइजेशन में जिसमें बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो अल्कोहल, टबैको या बहुत और भी डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें कंज्यूम करती हैं, उसका भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये मॉडर्नाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, ये ऑटिज़म के और एडीएचडी के केसेस जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है। तो टेक्नोलॉजी कैसे इसमें शामिल हो सकती है? देखिए, टेक्नोलॉजीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है ऐसे केस में क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे थोड़ा जिनमें समझ आती है तो कहीं न कहीं उनको कोई टेलीविज़न, कोई गैजेट्स या मोबाइल दे दिया जाता है। और ऐसे में देखा गया है कि जब आप मोबाइल, टेलीविज़न या गेमिंग चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन माइंड में क्रिएट होता है, डिस्ट्रैक्टिविटी बहुत देखी जाती है। और जो नेचुरल, जो लव, अफेक्शनेट, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जब मम्मी आती थी सुबह और गोद में उठाती थी और प्यार से जब खिलाती थी, तो एक मतलब जो प्यार, जो चेहरे पे स्माइल होती थी, उस स्माइल को देखकर घर में चाहे पापा होते थे, दादी होती थी, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, जो कि आज के डेट में नहीं देखी जाती है। और इसका यही रीज़न है कि सुबह मुस्कान फ़ोन देख के आती है और हम लोग भी मतलब पेरेंट्स भी बिजी हो गए हैं या कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ज़्यादातर अब फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे डिस्पेयर होती आ रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है मैम टेक्नोलॉजी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऑटिज्म और होम्योपैथ में क्या रिलेशन है? क्या ये ट्रीटेबल है थ्रू होम्योपैथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारे पेशेंट्स अब मेरे पास आते हैं और एलोपैथी से। मैं लास्ट 8 ईयर से मैम ऑटिज्म, एडीएचडी, बिहेवियर इशू, यही केसेस ही मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले जब पेशेंट्स ये आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इनको बहुत इलाज करा लिया, एम्स, गंगाराम,
सदरजंग, बहुत सारे एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन बच्चे में कोई सुधार नहीं दिखा। क्या आपकी होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कारगर हैं? तो मैं सभी को यही जवाब देता हूँ कि आप मेरे साथ 1 से 2 महीने का टाइम स्पेंड करिए। आपने सारी दवाइयाँ आप ले ही चुके हैं, अब आप होम्योपैथी दवाइयों का अपने बच्चे में दें। परंतु सबसे पहले मैं उनको ये बताता हूँ कि आप अपने सारी चीज़ें, मदर की इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री से लेके आज तक बच्चे के साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, वो आप जब हमसे शेयर करेंगे, तो ऐसे में जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज़ करके मैम देते हैं, तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं और मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी हो, चाहे आई कांटेक्ट हो, या कई बार बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बोलता नहीं था, आज की डेट में मम्मा पापा बोलने लगा है। बहुत खुशी, मतलब जब रात में कई बार कॉल आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब आज बच्चे ने पापा बोला, और उस टाइम उनके फादर के आंखों में आंसू होता है या बोल रहे होते, तो ऐसा, तो वो जो खुशी, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने मुझे वो खुशी दे दी जिसे मैं, मतलब पिछले 7 साल 5 साल 3 साल से मैं चाह रहा था, ये आपने होम्योपैथी के द्वारा मुझे एक बहुत बड़ी खुशी दी। तो और ये मेरे लिए भी बहुत ही एक गर्व की बात होती है कि पेशेंट जो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि मेरा जो, मैम बताना चाहूँगा कि मेरा ADHD ऑटिज़म का जो चयन किया मैंने टॉपिक, ये बेसिकली मैंने ह्यूमैनिटी के लिए, बेसिकली मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। तो नवोदय विद्यालय की जो हम लोग के अंदर जो सिखाया गया कि आप शिक्षार्थ यहाँ पर शिक्षा लीजिए और सेवार्थ जाइए। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम समाज में जाके सेवार्थ की भावना रखें, और ऑटिज्म पे काम करने का रीज़न ही मेरा है कि मैं लोगों के लिए एक सेवार्थ की भावना रखूं। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं हमारे यहाँ कि हम पेशेंट्स जो आते हैं, कोई इस तरीके से कोई पैकेज के ट्रीटमेंट देते हैं। हम पेशेंट को बहुत ईजिली से एक अच्छी तरीके से होम्योपैथी दवाइयाँ देते हैं और मिनिमम कॉस्ट में देते हैं, और हमारी कोई दवाइयाँ जो बिना साइड इफ़ेक्ट के बच्चे के मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी बहुत इंप्रूव करती है। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवाइयाँ जो दी हैं, बच्चा इंप्रूवमेंट भी है, और बच्चा जो पहले बार बार बीमार पड़ता था वो बीमार भी नहीं पड़ता मैम। सो ADHD के बारे में माता पिता कब समझ सकते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी है, या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, ADHD जो है ये ऑटिज्म का एक पार्ट होता है मैम। ऑटिज्म एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसी में ADHD आता है। ADHD में बच्चे जो होते हैं, जैसे नाम से कहा गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो इसमें जनरली जो कई बार जो स्कूल से जो कंप्लेंट्स आती हैं, जिसमें टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा जो है अटेंशन नहीं पे करता है, एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्लास में टिक कर नहीं बैठता है, अपनी टर्न का वेट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। कई बार बोलते हैं कि ऐसा लगता है बच्चे में मोटर लगी है, बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, बच्चे अपनी चीज़ों को, मतलब जो टास्क दिया था उसे कंप्लीट नहीं करते हैं। तो बच्चा तो ऐसा ही होता है। नहीं, इनकी इंटेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये भी बताना चाहूँगा कि ये ADHD जो है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है तो ADHD है इसको, तो इसके लिए DSM-5 क्राइटेरिया होता है। DSM-5 क्राइटेरिया में मैम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को जब हम उनके पेरेंट्स से या उससे टीचर से जब उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो वो सिम्टम्स में अगर जो 70% सिम्टम्स लगातार 6 मंथ तक दिखते हैं, तभी वो बच्चा ADHD के क्राइटेरिया में आता है। हर एक हाइपर एक्टिव बच्चा जो होता है वो ADHD का शिकार नहीं होता, हर एक इंपल्सिव बच्चा ADHD का शिकार नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बच्चे तो चंचल होते ही हैं, चंचलता होती है, तो डेफिनेटली चंचलता होती है, बट ये चंचलता के साथ साथ और भी सिम्टम्स अगर लगातार बच्चे के अंदर 6 महीने तक पाए जाते हैं, और वो हम जो DSM-5 क्राइटेरिया होता है उसके थ्रू एनालाइज करते हैं, उसमें अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वो ADHD के क्राइटेरिया में आते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हैं, उनको हम लोग मेडिसिन देते हैं, साथ में बहुत सारी थेरेपीज कराते हैं। तो ये एक्चुअल में ADHD का क्राइटेरिया होता है कि कौन से बच्चे ADHD के होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। DSM-5 के क्राइटेरिया पे ही डिपेंड करता है। तो क्या ADHD को हम दवाइयों से कैसे, जैसे मान लिया कोई बच्चा है, उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है, तो क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या थेरेपी से? देखिए, जैसे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्री फ्रंटल लोब होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनका हर एक ब्रेन का हर एक पार्ट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कई बार जब देखा जाता है कि सपोज दैट कि जब बच्चा एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया है, या बच्चे की एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई है, या बच्चे के टाइम के साथ साथ बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो जो पेरेंट्स होते थे हम लोग को बाहर भी ले जाते थे, पार्क में भी ले जाते थे, जहाँ
घर के आसपास जो जानवर होते थे उनके पास भी ले जाते थे, अलग अलग मंदिरों पे ले जाते थे और अलग अलग हम साउंड सुनते थे। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती थी कहीं ना कहीं हमारे जब ब्रेन में जाती थी, तो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर कुछ जो सिग्नल्स होते हैं या जो इम्पल्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी को इन्हेंस करते हैं या कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है वो डेवलप होते हैं। बट जो आज की डेट में बच्चे देखे आ रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसको बस एक मोबाइल के बारे में पता है या उसकी मम्मी के बारे में पता है, ना घर के बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में जा रहा है। या कई बार देखा गया है जो बड़े घर के बच्चे होते हैं मदर भी प्यार नहीं करती है, उनके सर्वेंट जो होते हैं वही बच्चे को केयर कर रहे होते हैं, बट वो भी उस जो बच्चे का जो प्यार मिलना चाहिए जिससे उसके ब्रेन का वो जो पार्ट, जिसे बच्चा जो 8 साल की जब उम्र में होता है तो बच्चे को बस प्यार ही समझ में आता है। जब बच्चा 8 साल से बड़ा होता है तभी उसको समझ में आती है क्या चीज़ें गलत हैं क्या नहीं है, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं अरे बच्चा है छोटा है इसको क्या पता है, तो पता नहीं है। मतलब वो बच्चा जो है भी 8 साल को उसको इमोशंस, प्यार, फियर, अटैचमेंट ये चीज़ की जरूरत होती है, जो कि आज के समय में बहुत ही कम बच्चे इस चीज़ को अपने माता पिता से पा रहे हैं, या जो सपोज जो उसको उन्होंने किसी सेंटर में डाल दिया या जो मेड में रख पाए, तो माँ तो कभी, जो मेड है वो माँ का रोल तो कभी नहीं अदा कर पाएगी, उस प्यार को तो कभी नहीं फील कर पाएगी। या जो फादर, जैसे हम लोग के फादर जब आते थे ऑफिस से शाम को तो जब हमारे साथ खेलते थे तो फादर की पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। तो उसका रीज़न ये था कि जब फादर और बच्चे के बीच में जो इमोशनल, जो लव, अफेक्शनेट जो वर्ड है, जो ये प्यार है, ये जब दोनों के बीच में जो दोनों का समागम होता था या जो फ्रीक्वेंसी जब मैच होती थी तो उनकी खुशियां, जो बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन निकलते थे वो कहीं ना कहीं उनके फादर के भी सारे स्ट्रेस और बॉडी की थकान को दूर करते थे, और बच्चे में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। बच्चे का ब्रेन का वो हर एक पार्ट, चाहे वो लर्निंग का हो चाहे वो और भी जो पार्ट होते हैं, उस सब में उसकी जो इंपॉर्टेंस होती थी वो उसका रोल होता था। जो आज की डेट में कि फादर पता चल रहा है कि रात में लेट नाइट आ रहे हैं तब तक बच्चा सो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे केसेस में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लव है, वो बच्चों को बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चों को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं ये लैक हो रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो ब्रेन के उस पार्ट पे एक्ट करती हैं जाकर। जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू दी जाती हैं और बॉडी के हर एक सेलुलर लेवल, मतलब सपोज दैट कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है और पैर में भी दर्द हो रहा है और आपने हमसे कोई सिम्टम सपोज दैट कि छुपाया दी कि हमारे पैर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन आप हमारे पास एक सिर दर्द लेके आए, तो अगर हमने आपके सारे सिम्टम्स को देखते हुए दवाई दी तो आपके सिर दर्द के साथ साथ आपके पैरों का दर्द भी ठीक होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो हर एक सेलुलर लेवल पर जाकर ऐड करती हैं और आपके बॉडी को रिस्टोर करती हैं। तो यही होम्योपैथी की खासियत है और उसकी खूबसूरती है कि वो बीमारी को जड़ से ठीक करता है। मैम, अच्छा, होम्योपैथी के बारे में जब भी हम सोचते हैं वो बचपन की वो छोटी छोटी गोलियां याद आती है, मीठी गोलियां, अच्छा भी यस लगता था खाने में, कई बार तो हम वैसे भी खा लेते थे। यस तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो मीठी गोलियां क्या है? मैम देखिए, होम्योपैथी की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल सारी जो मेडिसिन होती हैं ये बहुत पोटेंटाइज करके बनाई जाती हैं, बहुत सारे इनके ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। और जो मीठी गोलियां जो बात कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारी एक जो गोलियां होती हैं इसमें हम लोग मेडिसिन डालते हैं, और होम्योपैथी का जो सिद्धांत है कि मिनिमम डोज, मतलब कि दवा की जो मात्रा है कम से कम होनी चाहिए, और वो जो दवा की कम मात्रा जब हमारे शरीर में जाती है, सेलुलर लेवल पे एक्ट करती है, तो पूरे बॉडी को रिस्टोर कर देती है। तो जो दवाइयाँ होती हैं उसमें हम जब मेडिसिन डालते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स डालते हैं, तो बेसिकली जो दवाइयाँ होती हैं वो मेडिसिन होती हैं। जो आप छोटी गोलियाँ देखते हैं ये तो एक बेस होता है, कैरियर होता है जिसमें हम मेडिसिन डालते हैं ताकि वो ईजी जो है ले सके, या बच्चे जो है ईजिली दवाइयाँ ले लेते हैं। और जैसे लोग बोलते हैं कि सस्ती है, सुलभ है, तो वो जो लोगों की विचारधारणा आ रही है, हम बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि वो जो गोलियां होती है बेसिकली बेस का काम करती है, उसमें हम लोग मेडिसिन डाल के देते हैं और वो मिनिमम डोज की तरीके से वो हम उसको पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं ताकि वो उसको ले सकें। अक्सर देखते हैं हम कि जो माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि चलो होम्योपैथ से इलाज करा लेते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर हम बाकी जो ज़रिया है उससे कंपेयर करें तो। लेकिन एक मन में ये आता है बहुत स्लो है और ये बीमारी को शुरू में तो बढ़ा देता है, ऐसा है क्या? देखिए मैम, ये भ्रांति है, ये बताना चाहूँगा सभी को कि यही भ्रांति है। अगर आप सही समय पर
सही डॉक्टर से मिलके सही दवा का चयन करते हैं। और दवाइयों में भी पोटेंसी होती है, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, डाइल्यूशंस में भी मदर नेचर होते हैं, टाइट्रेशंस होते हैं। सही समय पर सही दवा का चयन, सही पोटेंसी का चयन अगर होता है, ऐसे में बहुत अच्छा होम्योपैथी काम करती है। जैसे कल ही मेरे ओपीडीज में एक पेशेंट आया था और उसको बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर था, और शाम को 8 बजे मैंने मेडिसिन दी होंगी और 10 बजे उसके फादर का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब पिछले 3 दिनों से मैं लगातार परेशान हूँ, बहुत सारी एलोपैथी दवाई दे दी, बहुत सारे सिरप दे दिए, लेकिन आपने ऐसी कौन सी दवा दी एक खुराक, क्योंकि मैंने सामने ही अपनी ओपीडी में उसको एक डोज दिया था। और 10 बजे उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बच्चा जो है नॉर्मल हो गया है, इसको बिल्कुल बुखार नहीं है और खेलने लगा। ऐसा आपने क्या दवा दे दिया? तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सही दवा का चयन करते हैं और दवाइयों में सही पोटेंसी भी होती है, उस पोटेंसीज को, क्योंकि पोटेंसी हम लोग किस टाइम पर कौन सा जो कंडीशन है उसमें कौन सी पोटेंसी देना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप सही समय पर सही दवा का चयन करके सही पोटेंसी में दवाई देते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत फास्ट काम करती हैं मैम। मतलब ये स्लो नहीं है, लेकिन ये भी मानते हैं कि इसको लेने पर बहुत, जैसे अनियन, गार्लिक, ये सबसे परहेज करना होता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें कि कॉफ़ी, ओनियन, गार्लिक का परहेज होता है, परंतु ऐसा नहीं कि सभी दवाई, होम्योपैथी की सभी दवाइयों में परहेज की ज़रूरत होती है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें ये सारी चीज़ें एंटीडोट का काम करती हैं। वह उस केस में जब हम लोग ऐसी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि आप कॉफ़ी मत लीजिएगा, या इसमें ओनियन या ये सारी चीज़ मत लीजिएगा। अगर उसका एंटीडोट होता है तो ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि आप मत लीजिएगा, अन्यथा ये भ्रांति है कि ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। और अगर लेते हैं तो क्या इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट होता है या असर नहीं करती दवा? साइड इफेक्ट नहीं होता मैम, एंटीडोट मतलब होता है कि दवा जो आप ले रहे होते हैं उसकी जो इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। यस। ओके, तो ये जो लोकप्रियता होनी चाहिए थी होम्योपैथी की, अगर हम देखें तो लोगों का भरोसा इतना क्यों नहीं हो पाता है, उतनी लोकप्रियता क्यों नहीं हो पाई? देखिए मैम, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 सालों का, जो आज के समय में बहुत सारे लोग जो बहुत विद्वान या मठाधीश लोग होंगे, उनसे मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, बट यही बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा जो ये मैं जो बोले ना सोच है कि कहीं ना कहीं एक बाजारवाद जो है, होम्योपैथी कहीं ना कहीं एक जो ये बाजारवाद का शिकार है, या कहीं ना कहीं होम्योपैथी को लोगों द्वारा एक जो बड़ा एक समुंदर है उसमें कहीं ना कहीं इसको दबाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं होम्योपैथी को, क्योंकि इनकी जो दवाइयाँ हैं बहुत ऐसी चीज़ों में काम कर रही हैं जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे स्कोप भी नहीं है, चाहे वो कैंसर हो या बहुत सारी इनक्यूरेबल डिसीज़ हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इसका प्रेजेंटेशंस करते हैं, या कई बार ये भी देखा गया है कि हम लोग की जो प्रस्तुतिकरण है होम्योपैथी में, ये भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही हैं कि जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो अभी उस स्टैंडर्डाइजेशंस को टच नहीं कर रहा है जहाँ पर बाकी जो पैथी हैं वो उसका लेवल है। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि हम लोग कोशिश भी करते हैं तो हमें वहाँ पर दबा दिया जाता है, या हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जहाँ तक उसको पहुँचनी चाहिए। बट मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले 10 सालों में जिस तरीके से लोगों का होम्योपैथी पे विश्वास बढ़ रहा है, लोगों का प्यार बढ़ रहा है और लोग अपना रहे हैं, तो जैसे ये जो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं उसका इलाज तो होम्योपैथी से कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लिया तो इसमें सर्जरी और ये सारे तो सपोर्ट है नहीं। मैम, हर एक सिस्टम की अपनी एक लिमिटेशन है। जैसे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, हर एक की अपनी लिमिटेशन है। होम्योपैथी में भी सर्जिकल जो केसेस होते हैं उसका अपना सर्जिकल केसेस के थ्रू ही क्योर होता है। बट अगर इनिशियल स्टेज में वो जो सर्जिकल कंडीशंस जो होती हैं वो धीरे, सर्जिकल कंडीशन एक दिन में नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे वो उसकी जो कंडीशन होती हैं वो धीरे धीरे एडवर्स होती जाती हैं समय के साथ। तो अगर इनिशियल डेज में होम्योपैथी देते हैं तो ऐसे में हम लोग उसमें बहुत सारे चीज़ों में सुधार देखे जा सकते हैं। परंतु अगर कोई भी चीज़ सर्जिकल कंडीशन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, उसमें सर्जिकल के थ्रू ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो समझिए कि लिमिटेशंस हैं होम्योपैथी की, जो कि सर्जिकल कंडीशन में होम्योपैथी कुछ सिम्टम्स में सुधार करती है, बट अगर टोटली सर्जिकल कंडीशन हो तो हमें सर्जरी के ही कराना पड़ता है। परंतु सर्जरी के बाद की जो आती है, जैसे सपोज कि किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, तो गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में क्या वो कौन सी ऐसी दवाई खाए कि उसका हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, कोई ऐसी दवा वो ना ले कि साइड इफेक्ट हो उसके बॉडी पे,
उसका लीवर पे इफेक्ट पड़े, उसकी किडनी पे इफेक्ट पड़े। तो ऐसे केस में सर्जिकल केसेस के बाद होम्योपैथी का स्कोप बढ़ता है कि ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपको इंडाइजेशन या ब्लॉटिंग या जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो ऐसे में होम्योपैथी का एक स्कोप होता है आफ्टर सर्जिकल केसेस में। कहीं मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये था कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद ऑटिज्म के केसेस बढ़े हैं। यस मैम, ऑटिज्म के केसेस कोविड के बाद बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि कहीं ना कहीं इंट्रा यूटाइन हिस्ट्री, जब माँ 9 मंथ जब बच्चा पेट में था, तो उस टाइम कोविड के टाइम पर जो मदर थी उनको कहीं ना कहीं फियर था कि बच्चे की डिलीवरी कहाँ होगी। कई बार ये भी देखा गया था कि माँ कहीं और थी, फादर कहीं और थे, तो उनके अंदर एक बच्चे को लेके एक फियर था कि मेरा बच्चा कैसे होगा, कहीं बच्चे को मेरे कोविड ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए। और उस टाइम घर के आसपास के घर में सबको यही सुनाई देता था कि आज इनकी डेथ हो गई, कल उनकी डेथ हो गई। तो मदर कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रॉमा की शिकार थी। और उस टाइम जो कोविड का जो ड्यूरेशन था उसमें सब लोग क्या था कि आइसोलेशन, मतलब घर में ही थे। तो उस टाइम जो था वो सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ। और ऑटिज्म जो है वो उसकी परिभाषा ये है कि ऑटिज्म के केसेस में जो सोशल और कम्युनिकेशंस में डिले देखा गया। इसका यही रीज़न था कि बच्चे जो थे ये घर में ही कैद थे, इनको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न था, ये कोविड में ही इसके केसेस बहुत तेज़ी से इसलिए बढ़े क्योंकि फियर मदर के अंदर, लोनलीनेस, डिप्रेशन, बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम आज सुन रहे हैं डॉक्टर। पहले तो हमें हम कह भी नहीं सकते थे कि हम लोनली हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। तो ये केसेस, बहुत सारा टेक्नोलॉजी या जो तमाम चीजें आपने बताई कि ये सारी जिम्मेदार हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या हम खान पान इन माध्यमों से भी जो लक्षण दिखने लगे तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, कुछ काबू में लाया जा सकता है चीज़ों को? डेफिनेटली मैम, मेडिसिन के साथ साथ थेरेपीज़ और बहुत सारी डाइट एंड रेजिमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है तो ऐसे केसेस में जो मीठी चीज़ें होती हैं वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर होता है और शुगर जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उससे में कई बार देखा गया कि बच्चा बहुत ज़्यादा और हाइपर एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बच्चे को नेचुरल डाइट और पैक्ड फूड जो है वो ना दे के नेचुरल डाइट देनी चाहिए, जो सीजनल फ्रूट है वो देने चाहिए, ताकि क्योंकि ऐसे बच्चों में देखा गया कि इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है। तो जब आप बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, नेचुरल डाइट देते हैं, सीजनल फ्रूट देते हैं, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और बच्चा जो है उसके अंदर जो मेडिसिन हम लोग देते हैं वो जल्दी रिकवर में भी फास्ट जो मदद करती है। कोविड के टाइम एक और चीज़ें हमने नोटिस की थी कि एक दवाई बहुत प्रचलित हुई थी होम्योपैथ की, जी, जो हर किसी को हर कोई लेता हुआ मतलब सुनाई देता था कि हर कोई ले रहा है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ताकि कोविड कैच ना करें। सो ऐसा हम अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले सकते हैं, मतलब प्रिकॉशनरी? मैम कुछ केसेस में ले सकते हैं, जैसे कोविड में आपने बताया जैसे आर्सेनिक एल्बम जो 30 था वो सभी लोगों ने लिया और उस टाइम पर जो आर्सेनिक एल्बम थी वो बहुत सारी पेशेंट्स लोगों की जान भी बचाई। एसिडोस्पर्मा था जो बहुत सारे लोगों के जो लंग्स जो जब ऑक्सीजन सेचुरेशन जो था वो काफ़ी कम हो जा रहा था उस टाइम में रिस्टोर किया। तो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं जैसे आर्सेनिक एल्बम हो गया या एसिडोस्पर्मा हो गया, ये हमारे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो लंग्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन जो हमारे लंग से सप्लाई को इन्हेंस करती है, कहीं ना कहीं हमारे जो श्वसन तंत्र या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सिस्टम को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जो हम ले सकते हैं और अपने आप को एज ए प्रिकॉशनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो आपको बताई कि आपको दवा के साथ साथ उसकी पोटेंसी का चयन और कितनी बार उसको लेना है, रिपीटिशन करना, ये डॉक्टर के बिना परामर्श के आप ना लें, क्योंकि बिना अगर परामर्श के आप लेते हैं ऐसी दवाइयाँ तो कहीं ना कहीं जब उस दवा की ज़रूरत होती है आपके शरीर में तो वो दवा काम नहीं करती है। जैसे मौसम बदलने के साथ तमाम बीमारियां भी आती हैं डॉक्टर, तो अगर घर में छोटा बच्चा हो तो कुछ 5 दवाइयाँ जो कि ज़रूरी हैं कि मदर के पास हों, आप बता सकते हैं? ज़रूर मैम, मैंने अभी बहुत रिसेंटली मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है, उसमें मैंने होम्योपैथी एज ए फर्स्ट एड किट के तरीके से मैं सभी अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपने घर में जैसे आर्निका है,
आर्निका जो दवा होती है वो चोट में बहुत अच्छा काम करती है। तो जब भी बच्चे देखते हैं कि छोटा बच्चा है गिर जाता है, या मैंने बहुत सारे अपने केसेस में देखे हैं कि जब पेरेंट्स आते हैं और अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं बच्चे की, तो उनके कहीं ना कहीं फिट्स जो है आ रहे होते हैं बच्चे को, या बच्चे बोलते हैं डॉक्टर साहब कि बच्चा अचानक बच्चे के दौरे पड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि क्लॉटिंग जो होती है ब्रेन में होती है, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जब छोटा बच्चा होता है तो कोई पड़ोसी या कोई ऐसे घर में जब आता है, बच्चा गिर जाता है और कोई ध्यान नहीं देता है, या कई बार लोग जान के नहीं बताते हैं कि कहीं बच्चे को चोट लग गई हो, बताएंगे तो फिर वो नाराज होंगे। तो ऐसे में हमारी जो आर्निका मेडिसिन होती हैं, क्लॉट ब्लास्टर काम करती हैं, जो जो क्लॉट होती हैं उसको डिसॉल्व कर देती हैं, इंटरनल इंजरी को, यस डेफिनेटली इंटरनल इंजरी को लेके। तो ऐसे में आर्निका जो मेडिसिन है ये आप दे सकते हैं। साथ में आर्निका का जो क्यू मदर टिंचर होता है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी, जहां पर आप देखते हैं चोट लग जाने के बाद रेडनेस हो गया, वहां पे स्वेलिंग हो गई, तो उस चीज को भी मदद करती है। साथ में एक कैलेंडुला होता है, जैसे कोई जल जाने पर, एब्रेजन हो जाने पर, उस कैलेंडुला से हम लोग क्लीनिंग करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बुखार के केस में भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे फेरमफॉस हो गया, या जैसे आपने अभी बोला कि जुकाम हो रहे हैं बच्चों में, ऐसे के लिए तो इन्फ्लुएंजा मेडिसिन होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब गर्मी खत्म हो रही होती है या ठंडी आ रही होती है, या ठंडी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, ऐसे में बहुत सारी सीजनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि अभी गर्मियां आ रही हैं, ठंडियां खत्म हो रही हैं, का सीजन है। यस। तो इसके बाद देखा गया है कि चिकन पॉक्स की बहुत सारे पेशेंट देखे आते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब चिकन पॉक्स जो है माता जी जो निकलती हैं, इनकी कोई होम्योपैथिक दवाई आती है, तो ऐसे में वेरोलाइनम जो मेडिसिन हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। परंतु ये सारी जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर के परामर्श से ही लें, क्योंकि किस समय कौन सी दवा कौन सी पोटेंसी में देना चाहिए, डॉक्टर जब आप उनसे कंसल्ट करते हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उसके बाद अगर आपके बच्चे में देते हैं तो बिल्कुल इमीडिएट काम करती हैं। जैसे आपने बोला कि देर से काम करती हैं, परंतु अगर आपने डॉक्टर से परामर्श किया और दवाई ली तो उसका जो ड्यूरेशन है, जो आप बोलते हो कि देर से काम कर, देर से इसलिए काम करती हैं कि उस टाइम पे उसका चयन ही सही नहीं हो पाया है। अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ली तो विदिन आपको हो सकता है कि 10 मिनट में ही आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो सकता है। वर्चुअल ऑटिज्म एक नया टर्म सुन रही हूँ डॉक्टर, ये क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ऑटिज्म 2 तरीके के होते हैं, क्लासिकल ऑटिज्म होते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म होता है। जो क्लासिकल ऑटिज्म होता है उसमें देखा गया है कि बच्चा जब 12 महीने का जब बच्चा होता है वो आई कांटेक्ट पेरेंट्स में नहीं होते हैं। जब वो 18 महीने के हो जाता है बच्चा तो उसमें स्पीच नहीं आती है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। मतलब धीरे धीरे बच्चे में वो सारे सिम्टम जो ऑटिज्म के होते हैं वो नॉर्मल देखे जाते हैं इनिशियली डेज में, तो वो क्लासिकल सिम्टम होता है, प्योर क्लासिकल सिम्टम। और कई सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो 1 साल 2 साल का था, बोल रहा था, मम्मी पापा दादा सब कुछ बोल रहा था, अचानक से बच्चे जो था वो बोलना बंद कर दिया। तो उसमें उन सारे केसेस में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मोबाइल, टेलीविजन, गैजेट्स दे दिया था, जिससे बच्चे ने अपनी सारी दुनिया उसी को समझी। मतलब अपने माता पिता को मतलब अलग करके उसने अपना सारा फोकस उस टेलीविजन पे ही कर दिया, या अपने उस मोबाइल पे ही कर दिया, स्क्रीन टाइम पे ही कर दिया। तो ऐसे बच्चे जिनके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है वो वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब मदर फादर का प्यार नहीं मिल पाता, वो एक घर में ही आइसोलेट करके रह जाते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो सारी उनके जो माइंड में होता है वो सारी चीज़ें मोबाइल में ही उसके सब चीज़ें इंप्रेशन माइंड में क्रिएट होता है। तो वो एक वर्चुअल ऑटिज्म होता है जो कि स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। बट डे बाय डे जो इस वर्चुअल ऑटिज्म के जो केसेस होते हैं उनमें जल्दी रिकवरी देखी जाती है अगर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करते हैं, बच्चे के अंदर उनका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं, उसके लाइक डिसलाइक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने अपने प्रैक्टिस में वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखे हैं मैम। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा अभी सामने बनकर आया है, 60 करोड़ लोग कुंभ स्नान करके आए जी, और फिर क्या केसेस लगातार आ रहे थे लोगों के बीमार होने के? आपके पास आए ऐसे केसेस? जी डेफिनेटली बहुत सारे जो कुंभ नहाने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए। कई बार ये केसेस आए कि उनको जुकाम हो गए, बुखार लग गए, कई सारे स्किन केसेस को लेके आए। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक रही वो जब ऐसे वहाँ पर जा गए, या ठंड का टाइम था जब जो कोल्ड विंड का एक्सपोजर हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू हुए। या कई बार बहुत सारे मैंने भी बहुत सारे टेलीविज़न में और बहुत सारे मीडिया में देखा कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हुई कुंभ में। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी थी, क्योंकि बॉडी का एक टेम्परेचर होता है,
तो जब बॉडी का टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है, या सुबह सुबह जो टाइम टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी कम होता है, तो ऐसे केसेस में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कुंभ में जो लोग ओल्ड एज के लोग थे या ये जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ इश्यूज हुए हैं। मैम डॉक्टर, पहले तो सवाल यही होना चाहिए कि ऑटिज्म क्या है? बताना चाहूँगा, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिनमें बच्चे में सोशल और कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है इसमें डिले देखा जाता है, जिसमें देखा गया है कि बच्चे और जो पेरेंट्स के बीच में जो आई कांटेक्ट होता है, जब बच्चा को पेरेंट्स उनको बुलाते हैं नाम से तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बच्चे जो हैं उनमें स्पीच डिले देखा गया है। बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं हैंड फ्लैपिंग करते हैं, एक जगह पर टिकट नहीं बैठते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रहते हैं, वो रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, क्राउडेड प्लेस पे जाने के लिए से काफ़ी ज़्यादा फियर होता है उनमें। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि आपको कि एक स्पीच डिले और पुअर आई कांटेक्ट, ये इनके मेन फीचर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखे आते हैं ऑटिज्म के केसेस में। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें डॉक्टर, तो क्या इंडिया में मामले बढ़ रहे हैं या ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है? मैम पूरे वर्ल्ड में ADHD और ऑटिज्म के केसेस डे बाय डे बढ़ते आ रहे हैं, और इसका मेन रीज़न वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन। जैसे पुराने जो सभ्यता थी उसमें हम लोग क्या करते थे कि जब बच्चे होते थे वो अपने घर से अपने गुरु जी जन के पास जाते थे सीखने के लिए, वहाँ रहते थे पूरा दिन, गुरु जी के पास रहते थे, वो सिखाते थे वहाँ से। क्योंकि जो करेक्टर होते हैं दो तरह के, एक होता है इनहेरिटेड, एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो हमारे माता पिता से मिलते हैं, और एक एक्वायर्ड जो करेक्टर होता है ये हमें हमारे बाहर से समाज में जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उससे मिलता है, या जहाँ हम जाते थे। जैसे गुरु और शिष्य का जो एक परंपरा होती थी कि गुरु से हम लोग सीखते थे, वो हमें एक उपदेश देते थे, एक स्टोरी के फॉर्म में कुछ ना कुछ सुनाते थे। तो वो चीज़ें जो हमें जो स्किल थी, जो सोशल या कम्युनिकेशन स्किल जो हमें आती थी, वो कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर होता था, तो उससे आती थी। जो आज की डेट में एक घर में एक चार दीवारी में कैद होने के बाद वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो खत्म होती आ रही हैं। तो आजकल स्कूल्स में भी पढ़ाई भी आईपैड और इन सब चीजों पे होने लगी यस मैम, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो फिजिकल जो हम लोग बुक्स पढ़ते थे, वो बुक्स आज की डेट में वो डिजिटल हो गई, पैड से पढ़ाई जा रही है। जो चीज़ें वहाँ इमोशनली जो गुरु जी और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, जो टू वे कम्युनिकेशन जो होता था कि वो बच्चे से इंटरेक्ट करते थे, आंखों में आंख डाल के बात करते थे, बच्चे को समझते थे कि बच्चे के अंदर जो फियर है उसको बच्चे को मोटिवेट करते थे। जो कि ये सारी चीज़ें जो डिजिटल होती है इसमें इमोशंस तो है ही नहीं। या जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे मैं वर्कशॉप मैंने अटेंड की, उसमें लोग जो ADHD ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं बच्चों के लिए लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, रोबोट डेवलप कर रहे हैं। तो उस जो मैंने वर्कशॉप में मुझे मतलब इतना मतलब लो फील हुआ कि हम तो मतलब बच्चे ये ऐसी बीमारी को तो हम प्यार और एक अफेक्शनेट से ठीक करना चाहिए, तो आप रोबोट से, मोबाइल से, सॉफ्टवेयर से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने आप को बहुत मतलब प्राउड फील किया कि एज ए होम्योपैथी डॉक्टर मैं ही मुझे लगा उस पूरे मतलब वर्कशॉप में कि मैं ही कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पता है कि मेरी होम्योपैथिक दवाइयां जो होती हैं वो शारीरिक मानसिक लक्षणों पर देख के काम देते हैं और बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप को उस फील कर। इमोशन पर आधारित है आपका जो ट्रीटमेंट का स्टाइल है, वो इमोशन पर आधारित है। मतलब साइंटिफिकली मेंटल फिजिकल सिम्टम्स के देखकर हम लोग अगर बच्चे को दवा देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। माँ और बच्चे के बीच में संबंध है, हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध है, उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि आपके घर का वातावरण अच्छा हो, ऑरा अच्छा होना चाहिए। जैसे हमने बात की कि लॉ ऑफ जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो एनर्जीज का रोल होता है, जैसे हम लोग जो बात करते हैं कि जो हम पंडित जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो सभी न कोई ना सभी एक बात करता है कि घर की एनर्जी, आपके घर में निगेटिविटी है, आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं है। तो ये यही यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी एनर्जीज का मैच होना जरूरी है। जैसे कि मैम आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे रेडियो है, रेडियो को हम लोग जब हम रोटेट करते हैं एक जगह पर ले जाते हैं और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी आवाज आती है, साउंड अच्छी आती है। तो ऐसे ही है, मतलब जब मदर और बच्चे के बीच में एनर्जीज मैच करेगी, फ्रीक्वेंसीज मैच करेगी तो साउंड आएगी। फादर और बच्चे के बीच में जब एनर्जी मैच करेगी तो साउंड आएगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो साउंड आएगी। तो एक रेडियो चीज है, उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे और आपके बीच में जो बच्चा बोल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है। और जिस तरीके से आप बच्चे को बहुत सारी थेरेपीज कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, पेरेंट्स ऐसे बच्चों को भी मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप भी एक थेरेपिस्ट हैं, आपको भी अपनी एक रोल को समझना होगा और आप भी अपने थेरेपिस्ट की तरह अपने बच्चे के साथ आपका जो रोल है वो प्ले करना होगा, तभी आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैम
तो जैसा लोग कहते हैं, अब आजकल के ज़माने में लाइफ इतनी बिजी है, भागम भाग आपाधापी की ज़िंदगी है, इसमें मदर फादर दोनों वर्किंग है, किसी के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है। सो डॉक्टर, मुझे ये लगता है कि टाइम आप कितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसा दे रहे हैं, क्वालिटी। मैम ये चीज़ आपने जो बताई, मैं इसमें मतलब एक एडिशन करना चाहूँगा। जैसे हम सारी चीज़ें जो आज की डेट में कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, बच्चे को अच्छी स्कूलिंग देने के लिए। परंतु जिस समय बच्चा जब छोटे से एज से 8 साल की उम्र में बच्चे को केवल माँ का प्यार चाहिए, हम ये नहीं समझ पा रहे कि उस एज में जो बच्चा 8 साल की उम्र में उसको स्कूलिंग, उसको पैसे, उसको ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को माँ का प्यार चाहिए। वो जो चीज़ें अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप कितनी भी पैसे या कितनी भी दौलत शोहरत खड़ी कर देंगे बच्चे के लिए, वो खराब है। क्योंकि आपका बच्चा ही जब उस लायक ही नहीं हो पाया, बच्चा ही उस चीज़ों की वैल्यू को समझ नहीं सकता, तो आप कितना भी भाग दौड़ करें। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को, जो 8 साल तक का जो एज है जिसमें बच्चे को माँ की प्यार की जरूरत होती है, आप लोग जरूर अपने बच्चे के साथ समय स्पेंड करें, ना कि अपने कैरियर या कोई फाइनेंशियल इश्यूज को लेके घर से बाहर जाएं। क्योंकि अगर आपने इस समय को अपने बच्चे में इन्वेस्ट किया तो जरूर आप इससे 10 टाइम्स ज़्यादा आप अपने बच्चे से आगे चल के अपने प्यार फाइनेंशियली या इमोशनली और अच्छा पा पाएंगे। अटैचमेंट बेहतर हो पाएगी। यस। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर माएँ करें, जैसे अगर आप सुबह बच्चे को उठा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, यस। तो गुस्से में डांट के ना उठाएं, उस समय अगर प्यार से ही उठा दें, या सोते समय 10 मिनट ही आप उसके साथ अच्छे से बिता लें। छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। मैं भी अपने सभी पेशेंट्स को ये बोलता हूँ जो मदर वर्किंग होती हैं कि जब आप सुबह उठें, बच्चे को प्यार से, चाहे बच्चा 2 साल का हो, चाहे बच्चा 5 साल का हो, चाहे बच्चा 10 साल का हो, सुबह का टाइम और रात का टाइम, जब सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, बच्चे के साथ प्यार से उससे हग करें, बच्चे को एक इमोशनल टच दें ताकि बच्चा आपसे कनेक्ट हो पाए। बच्चे को जो चीज़ें आप गुस्से में बोल रही हैं दिन भर में, बच्चे को उस टाइम बताएं कि बेटा, एक स्टोरी फॉर्म में कि बेटा ये गलत होती हैं। क्योंकि जब बच्चा गुस्सा होता है, एंगर स्टेट में होता है, तो आप उसको कोई चीज़ समझाते हैं तो उसका ब्रेन का वो पार्ट बिल्कुल ही काम नहीं करता है समझने वाला। तो जब वो सुबह का टाइम होता है या शाम को टाइम होता है सोते टाइम, उस समय आप अपने बच्चे के साथ प्यार से इमोशनली कनेक्ट होके उसको प्यार करें, तो ऐसे में भी बच्चे में बहुत सुधार आता है। बहुत सारी चीज़ें रात में सोते टाइम उनको, बच्चे को स्टोरी के फॉर्म में, एक संस्कार के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में जब आप सुनाते हैं तो बच्चे का ब्रेन उस चीज़ों को समझता है, बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं और डे बाय डे वो बच्चे के अंदर एक संस्कार के फॉर्म में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसा जो आपने बोला, अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसे में बच्चे ADHD, ऑटिज्म और बिहेवियरल इशू के जो बच्चे हैं, इनमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी बढ़ती है और सुधार भी देखने को मिलेगा मैम। कुछ ऐसी और बीमारियां क्या हैं डॉक्टर बच्चों में अक्सर, जो कि होम्योपैथिक के जरिए हम ट्रीट कर सकते हैं? यस मैम, जैसे कि मैं पीडियाट्रिक ही हूँ, होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन, तो मेरे पास जैसे टॉन्सिल के बहुत सारे केसेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास पेरेंट्स लेके कि डॉक्टर साहब इससे गला जो है बिल्कुल चोक हो गया है, टॉन्सिल हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, बहुत डर लग रहा है, छोटे बच्चे का ऑपरेशन कैसे कराएंगे। तो जैसे टॉन्सिल के केस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। एडोनॉइड हो जाता है बच्चा, जब मुंह से सांस लेता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, ऐसे में भी बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि ऐसे केसेस जो होती है, सर्जिकल कंडीशन जो हो जाती है बच्चों में, ऐसे में पेरेंट्स के अंदर एक डर, फियर सा हो जाता है कि बच्चे को अब क्या करें, कि छोटे से बच्चे को सर्जरी कैसे कराएंगे। तो चाहे वो टॉन्सिल के केसेस हों, चाहे वो एडनॉइड्स के केसेस हों, ऐसे में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। कई बार बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगता है, कई बार बच्चे को निमोनिया, अस्थमा जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो ऐसे सभी कंडीशंस में मैम मैंने अपने पेशेंट्स को होम्योपैथी के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी जरूर दें, क्योंकि वो बिना साइड इफेक्ट आपके बच्चे को होलिस्टिक अप्रोच के साथ इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगी और ऐसी बीमारियों से। आई साइट के लिए भी कुछ है होम्योपैथिक में? यस मैम, आई साइट के लिए भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि बच्चे को, जब हम लोग बताया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट कोई मेडिसिन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस केसेस में हम सारी चीज़ें देखनी होती है कि मदर की हिस्ट्री कैसी रही है, फादर कैसे हैं, कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं रही है, बच्चे की जो डिलीवरी हुई है वो कैसी हुई है, बच्चा जब पैदा हुआ था उसके बाद तक अभी तक उसकी कोई बीमारी तो नहीं रही है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ देखते हुए जब हम दवा देते हैं, तो वही चीज़ की अगर सही समय पे सही दवा का चयन करते हैं एक्सपर्ट से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम सही समय पे सही दवा का चयन अगर सही एक्सपर्ट डॉक्टर साहब लेते हैं तो होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इसमें तमाम हम वो बातें लेकर आए हैं जो हमारे जहन में उठती हैं, तमाम सवाल जिनका जवाब हमें चाहिए था डॉक्टर प्रिंस ने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो डॉक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।